Hey, knowledge का monster. What? Problems को crush करो, success को rush करो. Demolisher. Exam की pressure में न करो surrender. Demolisher है सबका defender. Formulas भूल गए, concepts weak हैं. DD के साथ all problems obsolete हैं. 3, 2, 1, let's demolish. Doubts को करो finish. 3, 2, 1, let's accomplish. Dreams को करो polish. Doubt demolisher. Toppers का teacher. Score high, fly higher. Knowledge का fire, never expire. Doubt demolisher. Doubt demolisher. Everybody talk now. Confusion का cloud, mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Flip करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. Tick tick boom, it's deep. Hello everyone, welcome back to Doubt Demolisher. Today we continue our journey through history with part 5 of our series on socio-religious reform movements of the 19th century. In our previous 4 parts, we explored how reformers challenged age-old traditions, fought against social levels, and paved the way for modern India. From the Brahmo Samaj and Arya Samaj to SNDP movement, we have seen how these movements reshaped Indian society. Now in part 5, we dive deeper into the lasting impact of these reformers, how they influenced education, law, and social changes. So let's begin this insightful discussion. तो पहले जिसकी बात हम करेंगे, जिस मूवमेंट की बात करेंगे, दैट इज वोकालिगा संघा एंड एंटी ब्राह्मण मूवमेंट 1905. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं. 19th और 20th सेंचुरी के दौरान साउथ इंडिया में ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जिसमें नॉन ब्राह्मण्स को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर नहीं मिल रही थी. कर्नाटका में जो है वोकालिगा एक डोमिनेट एग्रीरियन कम्युनिटी थी जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी के खिलाफ थी, और इन्होंने ये मूवमेंट राइज की. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ब्राह्मण डोमिनेटेड ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करना, नॉन ब्राह्मण के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन सिक्योर करना. की इवेंट्स की बात करें तो 1905 में मैसूर में वोकालिगा संघा एस्टैब्लिश किया गया, जो एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के रूप में उभरा. संघा का मेन फोकस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में नॉन ब्राह्मण्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज लेना था. इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये मूवमेंट आगे जाकर जस्टिस मूवमेंट का एक प्रिकर्सर बना. कर्नाटका में नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया. पावर इज नॉट गिवन, इट्स टेकन. ये मूवमेंट इसी फिलॉसफी को फॉलो करता था. उसके बाद हम आते हैं जस्टिस मूवमेंट पे. जस्टिस मूवमेंट 1917 मद्रास प्रेसिडेंसी. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. ब्रिटिश रूल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नमेंट जॉब्स और लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन पर सिर्फ ब्राह्मण्स का कंट्रोल था. नॉन ब्राह्मण लीडर्स ने इस इनइक्वालिटी को चैलेंज करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और इस मूवमेंट के लीडर्स थे CN मुदेलियार, TM नायर एंड P त्यागराजा. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मूवमेंट के? लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट जॉब्स में नॉन ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन दिलाना और लोअर कास्ट के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करना. 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म हुई जो नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रही थी, और 1920 में मद्रास गवर्नमेंट ने फर्स्ट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो जस्टिस पार्टी की सक्सेस थी. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इस मूवमेंट की वजह से लेटर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस और द्रविडियन पॉलिटिक्स का बेस तैयार हुआ, और ये मूवमेंट आगे चलकर पेरियार के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से जुड़ गया. जस्टिस इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट इक्विटी. एग्जैक्टली यही ये मूवमेंट एस्टैब्लिश कर रहा था.
उसके बाद हम आते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पे। 1920s में जो उभर के आई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे तो ईवी रामास्वामी जो है उन्होंने देखा कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस लवर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। सोसाइटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सुपरस्टिशंस को खत्म करने के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ब्राह्मणिकल कल्चर और अनटचेबिलिटी को रिजेक्ट करना, रैशनलिज्म, सेल्फ रेस्पेक्ट और इक्वल राइट्स प्रमोट करना। तो क्या हुआ कि नॉन ब्राह्मण मैरिजेस बिना ब्राह्मण प्रीस्ट्स के करवाए गए और हिंदू टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस को लवर कास्ट के लिए ओपन करने की डिमांड की गई। वुमेन एम्पावरमेंट और इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इस मूवमेंट का? द्रविडियन पार्टीज जैसे डीएमके और एआईएडीएमके की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन यहां से मिली। रिजर्वेशन पॉलिसीज और एफर्मेटिव एक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार हुआ। मनुस्मृति को जलाओ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटाओ, पेरियार का नारा था जो मूवमेंट का कोर था। उसके बाद हम आते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट पे। 1924 केरला में उभर के आई। केरला में लवर कास्ट लोग टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस में एंटर नहीं कर सकते थे। श्री नारायण गुरु और एन कुमारन आसन जैसे रिफॉर्मर्स ने इस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया और 1924 में जो है वाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट हुई, जिसमें केपी केसावा और गांधी जी भी इन्वॉल्व थे। जाट्स फ्रॉम पंजाब और मदुराई ने भी इसको सपोर्ट किया। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट का अनाउंसमेंट दिया और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हिंदू टेम्पल्स और रोड्स को अनटचेबल्स के लिए ओपन किया गया और राजगोपालाचारी ने मद्रास में भी ऐसा ही एक स्टेप 1938 में उठाया। रिलीजन शुड यूनाइट नॉट डिवाइड, टेम्पल एंट्री मूवमेंट का कोर आइडिया था। उसके बाद हम आते हैं इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पे। 1887 मद्रास। एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ लिंक करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश की। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगामी के खिलाफ आवाज उठाना। क्या हुआ? प्लेज मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें लोग सोशल एवल्स के खिलाफ कमिटमेंट लेते थे। इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म का एक साथ चलने का कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया गया और क्या कहा गया कि सोशल रिफॉर्म बिना पॉलिटिकल रिफॉर्म का अधूरा है। उसके बाद हम आते हैं वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट पे। 18th 19th सेंचुरी में मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। क्या हुआ कि शाह वलीउल्लाह ने इस्लाम को प्योरीफाई करने और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने का मिशन स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मूवमेंट के? इस्लामिक यूनिटी और शरह लॉ को एस्टैब्लिश करना, ब्रिटिश और सिख रूल को चैलेंज करना। की लीडर्स कौन थे? शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी। इम्पैक्ट क्या पड़ा? 1857 के रिवोल्ट में इस मूवमेंट के लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया और ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को 1870s में क्रश कर दिया गया। इस्लाम एक रिफॉर्म मूवमेंट भी है, ये वहाबी फिलॉसफी थी। उसके बाद हम आते हैं टिटू मीर की मूवमेंट पे जो बंगाल में 1831 में उभर के आई। टिटू मीर ने ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के जुल्म के खिलाफ मुस्लिम पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया और ब्रिटिश ने 1831 में टिटू मीर को मार दिया। इनकलाब का पहला सूरज बंगाल से उगा। अब आते हैं हम फराजी मूवमेंट पे। ये मूवमेंट्स मैंने आपको पीजेंट मूवमेंट्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, इसीलिए मैं एक जो है ब्रीफ डिस्कशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इनकी दे रहा हूं क्योंकि हमने इनको डिटेल में कवर किया है। अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो आप पीजेंट मूवमेंट्स में जाओ और वहां पे आपको डिटेल में ये दो मूवमेंट्स मिलेगी। तो हाजी शरायतुल्लाह ने इस्लाम को प्योरीफाई करने और हिंदू लैंडलॉर्ड से मुक्ति का मिशन स्टार्ट किया। ये फराजी मूवमेंट थी और दादू मियां ने इस मूवमेंट को और मिलिटेंट बनाया। तो ये थी कुछ मूवमेंट्स। अब इन मूवमेंट्स का रिकैप लेते हैं। वोकालिगा संघ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी। जस्टिस मूवमेंट नॉन ब्राह्मण रिजर्वेशंस के लिए उठी। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है कास्ट और रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थी। टेम्पल एंट्री मूवमेंट अनटचेबल्स के लिए टेम्पल्स ओपन करना था इसका उद्देश्य। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस सोशल रिफॉर्म
के इश्यूज को उठाते थे। वहाबी मूवमेंट इस्लामिक जो है प्योरिफिकेशन के लिए, टिटू मीर जो है वो पीजेंट्स और ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाने के लिए आए। फराजी मूवमेंट जो है वो इस्लामिक सोशल रिफॉर्म और ब्रिटिश रेजिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे के मूवमेंट्स को देखते हैं। अब हम आते हैं अहमदिया मूवमेंट पे। अहमदिया मूवमेंट एक इस्लामी फिरका है जो 1889 में हिंदुस्तान से शुरू हुआ। इसको मिर्जा गुलाम अहमद ने एस्टैब्लिश किया। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मजहबी रिफॉर्म मूवमेंट नहीं थी, बल्कि इसमें सोशल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल थे। मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि उन्हें अल्लाह ने एक मुजद्दिद रिफॉर्मर बनाकर भेजा है जो इस्लाम को नए जमाने के मुताबिक दलील और अक्ल की रोशनी में समझाए। उनका दावा था कि वो महदी और मसीह है जो आखिर ज़मान में आएंगे, जिसका जिक्र मुस्लिम और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में होता है। कोर आइडियोलॉजी क्या थी, बुनियादी नजरियात क्या थे इस मूवमेंट के? अहमदिया मूवमेंट की बुनियादी कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स अगर देखें तो यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे, हर मजहब के दरमियान हार्मोनी प्रमोट करना, या कुछ हद तक ब्रह्मो समाज की तरह एक यूनिवर्सलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करता था। जिहाद का नया तशरी, यानी अहमदिया मूवमेंट ने जिहाद को तलवार या जंग से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि इसको इल्मी और अखलाकी बेहतरी का जरिया बताया। इनका कहना था कि असल जिहाद तलवार से नहीं बल्कि तालीम और अखलाकी सुधार से होता है। वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट, अहमदिया मूवमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट किया और मुस्लिम्स को मॉडर्न साइंटिफिक लर्निंग की तरफ लेकर गए। स्टेट और रिलीजन का सेपरेशन, इनका मानना था कि मजहब और सियासत को अलग रहना चाहिए, जो उस दौर के ऑर्थोडॉक्स उलमा के लिए एक अजीब कॉन्सेप्ट था। मिस्टिकिज्म और स्पिरिचुअलिटी, इस मूवमेंट का एक मिस्टिकल एस्पेक्ट भी था जिसमें स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंसेप्ट दिया गया था। अगर आपको इसको एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि अहमदिया एक रिफॉर्मिस्ट इस्लामी मूवमेंट थी जो मॉडर्न आइडियाज को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करती थी, मगर अपनी अलग पहचान बनाने की वजह से ट्रेडिशनल उलमा की नजर में कंट्रोवर्शियल बन गई। इम्पैक्ट और चैलेंजेस की बात करें, मुस्लिम यूथ को वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया। जैसे अलीगढ़ मूवमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट किया, वैसे ही अहमदिया मूवमेंट ने भी मुस्लिम्स को मॉडर्न तालीम की तरफ धकेलने में मदद की। जिहाद का न्यू इंटरप्रिटेशन, ट्रेडिशनल मजहबी तबकात इससे बहुत ज्यादा अपोज करते थे क्योंकि वो जिहाद को डिफेंसिव वार के तौर पर देखते थे। कंट्रोवर्सी और अपोजिशन, बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स ने मिर्जा गुलाम अहमद को रिजेक्ट कर दिया और उनके फॉलोअर्स को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के कैंपेन शुरू हो गए। 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अहमदिया कम्युनिटी को ऑफिशियली नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। अहमदिया मूवमेंट सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक पहुंच गई। आज भी अहमदिया कम्युनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड अफ्रीका में है, जहां बहुत से लोग इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट की। तो अब चलते हैं एक और जबरदस्त मूवमेंट की तरफ जो मॉडर्न इंडिया मुस्लिम्स की सोच पर बहुत गहरा असर डाल गई, अलीगढ़ मूवमेंट। बैकग्राउंड की बात करें तो 1857 का रिवोल्ट मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिशर्स का मानना था कि मुस्लिम्स इस बगावत के पीछे थे, इस वजह से उन पर सख्त पॉलिसीज इम्पोज कर दी गई। मुसलमान पहले ही एजुकेशन और जॉब्स में पीछे थे, ऊपर से ब्रिटिश रूल के बाद उनका डाउनफॉल और ज्यादा हो गया। इस वक्त सर सैयद अहमद खान एक नए विजन के साथ सामने आए। उनका कहना था अगर मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें तालीम और साइंस अपनाना होगा। सर सैयद अहमद खान का मिशन क्या था? सर सैयद अहमद खान
लेकर जाए, साइंस और रैशनल थिंकिंग को इस्लाम के साथ मैच किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाए। उन्होंने एक सिंपल फार्मूला दिया, पहले एजुकेशन, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिर पॉलिटिक्स। अगर आपको ये सिंपल और एंगेजिंग तरीके से याद रखना हो तो एक छोटी सी एनालॉजी देखिए। एजुकेशन बिना फाउंडेशन के एक बिल्डिंग जैसी होती है। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि पहले फाउंडेशन यानी एजुकेशन मजबूत हो, तभी एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड हो सकता है। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एस्टैब्लिश किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तालीमी तरक्की की बात करें तो ये एक ऐसी जगह थी जहां मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक वैल्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया। ये उनका एक मैगजीन था, दैट इज तहजीबुल अखलाक, और उनका ये मैगजीन था जो लोगों में सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन का शौक पैदा करने के लिए निकाला गया। अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पैक्ट देखें तो मॉडर्न एजुकेशन का प्रमोशन हुआ। आज भी एएमयू एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो सर सैयद की विजन का रिजल्ट है। मुस्लिम एलीट की डेवलपमेंट, ये मूवमेंट मुस्लिम मिडिल क्लास और अपर क्लास इंटेलेक्चुअल्स को डेवलप करने में काफी मददगार रही। पॉलिटिक्स में न्यू थिंकिंग, इस मूवमेंट ने सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस की आइडियोलॉजी प्रमोट की। मगर सर सैयद का इंडियन नेशनल कांग्रेस से डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमान अभी पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो सर सैयद का ये कहना था कि मुसलमान अभी पॉलिटिक्स से दूर रहे। बहुत से नेशनलिस्ट मुस्लिम्स को पसंद नहीं आया। उन पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा बनने का इल्जाम भी लगा। सर सैयद जो है उनका एक बहुत फेमस कोट है जो आज भी रेलेवेंट है, खून का रिश्ता कट सकता है मगर जुबान का रिश्ता नहीं कट सकता। तो कुछ फैक्ट्स की समरी लेते हैं। 1899 में अहमदिया मूवमेंट शुरू होती है। 1857 में ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को रिवोल्ट का जिम्मेदार समझने लगते हैं। 1875 में सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करते हैं। 1866 में देवबंद स्कूल एस्टैब्लिश होता है जो ऑर्थोडॉक्स रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आपको कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स, गुड लक।